Hello everyone, I am Mrs. Imani Ravi Kumar Parekh. I welcome you all to the video lecture series on Thermal Engineering 1. So what do you mean by thermal engineering? आपने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा होगा थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, तो उसी का एप्लीकेशन है थर्मल इंजीनियरिंग. वी विल सी द फॉर्मल डेफिनेशन. इट सेज इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. आप लोग अभी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हो, आगे आप डिग्री करोगे, मैनी ऑफ यू विल ऑल्सो डू द मास्टर्स. तो मास्टर्स में एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच होती है थर्मल इंजीनियरिंग की, ठीक है. तो वाई इज़ देयर सो मच ऑफ एम्फेसिस ऑन इट? इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, एक अलग से ब्रांच क्यों रखी गई है इसकी? तो द थिंग इज़ बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है, ये जो ब्रांच है, वो हेल्प करती है मैकेनिकल इंजीनियर्स को, ठीक है. क्या करने में हेल्प करती है? टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, ठीक है. एज इंजीनियर्स हमारा यही काम होता है कि एफिशिएंसी बढ़नी चाहिए. एफिशिएंसी इज़ नथिंग बट आउटपुट अपॉन इनपुट. कम इनपुट दे के ज़्यादा आउटपुट मिले, एफिशिएंसी इंक्रीज हो, दैट इज़ व्हाट वी वांट, ठीक है. तो ये जो स्पेशलाइज्ड ब्रांच है वो इंजीनियर्स को हेल्प करती है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस इंक्रीज करने में, ठीक है. अब किस चीज़ की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज करने में मदद करती है? तो थर्मल से रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसकी, जो हो गए आपके थर्मल पावर प्लांट है, या फिर इंटरनल कंबशन इंजन है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स है, हीट एक्सचेंजर्स है. तो ये सब चीज़ों की एफिशिएंसी इंक्रीज करने में जो एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच मदद करती है उसको कहेंगे थर्मल इंजीनियरिंग. सो थर्मल इंजीनियरिंग इज़ व्हाट वी जस्ट सॉ, ओके. और मैंने पहले भी बताया आपको कि वो एप्लीकेशन होता है थर्मोडाइनमिक्स का. जैसे थर्मोडाइनमिक्स में आपने एक डेफिनेशन पढ़ ली थी, एंथैल्पी, एंट्रोपी. तो अभी वो सब चीज़ें अब एप्लीकेशन में एक्चुअल में कैसे होता है कि जैसे बॉयलर फॉर एग्जांपल है, तो उसमें आपको होना चाहिए कि कितनी हीट आप दे रहे हो, स्टीम कितनी प्रोड्यूस हो रही है. तो वो सब जो एप्लीकेशन है, बॉयलर हो गया या फिर आईसी इंजन हो गया, रेफ्रिजरेशन सिस्टम हो गया, हीट एक्सचेंजर हो गया, तो जो भी आपने लॉज थे, डेफिनेशंस थी, जो भी आपने थर्मोडाइनमिक्स में पढ़ी है, उसका एप्लीकेशन जो है दैट इज़ थर्मल इंजीनियरिंग. एंड ऑफ कोर्स इट इज़ थर्मल इंजीनियरिंग 1, मतलब इसका जो एक्सटेंशन है वो आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने में आएगा, दैट इज़ थर्मल इंजीनियरिंग 2, जिसमें आप आईसी इंजन और रेफ्रिजरेशन सिस्टम पढ़ोगे. तो दैट इज़ अबाउट योर थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट. जीटीयू की स्कीम के बारे में बात करें, थर्मल इंजीनियरिंग 1, उसका सब्जेक्ट कोड है 3341902. तो टीचिंग स्कीम अगर हम लोग देखें, LT और P मतलब लेक्चर, ट्यूटोरियल और प्रैक्टिकल. तो देर आर 3 लेक्चर्स पर वीक और प्रैक्टिकल 2 आवर्स एज इन 1 लैब. तो आपको 3 लेक्चर्स पढ़ने होंगे और 1 प्रैक्टिकल होगा. और क्रेडिट टोटल ये सब्जेक्ट का है 5. और अगर एग्ज़ाम की बात करें तो थियरी आपको होगी 70 और 30 मार्क्स की, ठीक है. एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम और प्रोग्रेसिव असेसमेंट ये यूनिवर्सिटी आपकी कंडक्ट करेगी 70 मार्क्स की एग्ज़ाम, और जो 30 मार्क्स की एग्ज़ाम है वो आप जिस कॉलेज में है वो कॉलेज कंडक्ट करेगी. प्रैक्टिकल की बात करें तो वो है ESC और PA 20 और 30 मार्क्स का, विच सम्स अप टू 50 मार्क्स. 50 मार्क्स आपके आपने प्रैक्टिकल्स जो भी कंडक्ट किए होंगे थ्रू आउट द सेमेस्टर, फिर आपने जो फाइल बनाई होगी, आपके जो एंड में वाइवा लिए जाएंगे, तो उसके ये 50 मार्क्स काउंट हो गए. आप कितने रेगुलर हो, आपकी अटेंडेंस क्या है, तो उस हिसाब से 50. तो इस तरीके से 150 मार्क्स का ये कोर्स होगा आपका थर्मल इंजीनियरिंग 1. कंटेंट की बात करें देन यू आर सपोज टू स्टडी 6 चैप्टर्स. ये यूनिट और यहाँ पे टीचिंग आवर्स भी दिखाए गए हैं. तो फर्स्ट चैप्टर इज़ 2 फेज सिस्टम जो है 7 आवर्स का. सेकेंड इज़ बॉयलर्स, माउंटिंग्स एंड एसेसरीज जो है 10 आवर्स का. फिर है स्टीम प्राइम मूवर्स जो है 6 आवर्स का. फिर स्टीम कंडेंसर कूलिंग टावर्स दैट इज़ 3 आवर्स. फिर एयर कंप्रेसर्स 8 आवर्स और हीट ट्रांसफ़र विच इज़ 8 आवर्स एज वेल, ठीक है. थोड़ा डिटेल हम लोग सिलेबस देख लेते हैं इन दिस लेक्चर कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू विल बी स्टडिंग इन दिस 6 यूनिट्स. तो सबसे पहला यूनिट जो है वो है 2 फेज सिस्टम, ठीक है. नाम से ही पता चल रहा है कि 2 फेज की बारे में बात की गई है. जनरली 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. इस चैप्टर में आप 2 फेज यानी लिक्विड और गैस उसकी बात करेंगे, तो वो होगा आपका 2 फेज. तो आपको
डिस्क्राइब द स्टीम फॉर्मेशन प्रोसेस एंड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, तो स्टीम क्या होती है, स्टीम कैसे प्रोड्यूस होती है। अगर आपके पास आइस है तो आप लैटेंट हीट क्या होती है, सेंसिबल हीटिंग क्या होती है, तो वो सब जो टर्मिनोलॉजीज है, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो वो आप पढ़ेंगे स्टीम फॉर्मेशन में और उसकी जो भी टर्मिनोलॉजीज है वो। फिर है स्टीम टेबल और मोलियर चार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप थर्मल अगर हो तो आपको स्टीम टेबल तो रीड करना आना ही चाहिए। तो वो टेबल होता है, प्रेशर का टेबल होता है, टेम्परेचर टेबल होता है, सुपर हीटेड स्टीम के लिए अलग टेबल होता है। तो उसमें से आप प्रेशर टेम्परेचर से आप एंथैल्पी या तो फिर वॉल्यूम है या तो फिर एंट्रोपी आप कैसे रीड कर सकते हैं वो बताया जाएगा स्टीम टेबल में। और मोलियर चार्ट वो चार्ट फॉर्म में होता है, जैसे कि ये टेबल है वही सेम चीज़ स्टीम की जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि मैंने कहा वॉल्यूम है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप चार्ट से भी रीड कर सकते हैं। जो मोलियर चार्ट है वो होता है एंथैल्पी एंट्रोपी चार्ट, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा ये फर्स्ट चैप्टर में। फिर है डिटरमाइन द ड्राइनेस फ्रैक्शन। अभी आप देखेंगे कि स्टीम अलग अलग टाइप की स्टीम होती है, जैसे कि ड्राई स्टीम है, सैचुरेटेड स्टीम है, वेट स्टीम है, सुपर हीटेड स्टीम है, तो उसकी अलग अलग ड्राइनेस फ्रैक्शन होती है। अभी ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होती है, उसको आप कैसे मेजर कर सकते हैं और उससे स्टीम पर क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.9 है तो आपकी कितनी वेट स्टीम है, कितनी ड्राई स्टीम है, तो वो सब आपको इससे पता चलेगा। तो वो एक टॉपिक है ड्राइनेस फ्रैक्शन। फिर है थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो थ्रॉटलिंग कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ यूज़ होता है, ये प्रोसेस क्यों यूज़ की जाती है, तो वो आपको आएगा थ्रॉटलिंग में। और उस पर पीवी चार्ट है, एचएस चार्ट है, टीएस चार्ट है, तो वो आपको पढ़ने में आएगा थ्रॉटलिंग जो प्रोसेस होती है। थोड़ा आपने इसमें थ्रॉटलिंग थर्मोडाइनमिक्स में भी पढ़ा होगा, तो डिटेल में आप यहाँ पे पढ़ेंगे थ्रॉटलिंग और न्यूमेरिकल्स। और इस चैप्टर में से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो 3 से 4 मार्क का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। और फॉर्मेशन ऑफ स्टीम, उसकी टर्मिनोलॉजी भी पूछी जा सकती है, कि जैसे 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या है, तो वैसा भी क्वेश्चन हो सकता है। और ड्राइनेस फ्रैक्शन डिटरमाइन किस तरीके से होता है, उसके भी शायद 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से 2-3 मेथड्स है ड्राइनेस फ्रैक्शन मेजर करने की, तो वो पूछा जा सकता है उस एग्ज़ाम में। फिर सेकेंड यूनिट है बॉयलर्स, माउंटिंग्स एंड एसेसरीज। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बॉयलर्स क्या होते हैं, कुछ आपको 6-7 बॉयलर्स है, तो बॉयलर्स का मेन कंसेप्ट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सब बॉयलर्स देखेंगे हम लोग। आईबीआर का एक्ट उस हिसाब से क्या डेफिनेशन है बॉयलर की, तो वो सब आएगा उसमें। फिर माउंटिंग्स एंड एसेसरीज, तो भाई माउंटिंग क्या चीज़ होती है, दे आर द डिवाइसेस विच आर वेरी नेसेसरी फॉर द सेफ ऑपरेशन ऑफ द बॉयलर। तो ही आप बॉयलर चला सकते हैं सेफली, तो ही आप ऑपरेट कर सकते हैं बॉयलर्स। तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो आएगा माउंटिंग्स में। और एसेसरीज जो होती है दे एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। ठीक है, वो नेसेसरी नहीं होती, तो अभी तो काफ़ी सारी एसेसरीज ऑलमोस्ट कंपलसरी सब यूज़ करते ही है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर्स। बट वो क्या चीज़ें होती है, उसका वर्किंग, उसका फंक्शन, उसका लोकेशन, तो वो सब देखेंगे एसेसरीज में। और न्यूमेरिकल्स आएंगे बॉयलर परफॉर्मेंस में, जैसे कि हो गया बॉयलर की एफिशिएंसी फाइंड आउट करो, हीट बैलेंस शीट आप प्रिपेयर करो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसमें से। एग्ज़ाम में अगर पूछे तो ड्रॉ करने को बोल सकते हैं आपको कि एक बॉयलर ड्रॉ करके बताओ, या फिर किसी के एडवांटेजेस बताओ, डिसएडवांटेजेस बताओ, या फिर सम्स 7 मार्क्स का सम बॉयलर परफॉर्मेंस में से पूछ सकते हैं। माउंटिंग एसेसरीज भी ड्रॉ करने के, एक्सप्लेन करने के फंक्शन पूछा जा सकता है। 2 मार्क के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इसमें से, जैसे कि बॉयलर की डेफिनेशन क्या है आईबीआर के मुताबिक, या फिर आप 2-3 एसेसरीज के नाम लिखो, या तो फिर किसी के एडवांटेजेस बताओ, तो उस तरीके के क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। और वेटेज की बात करें तो भी ये 10 आवर्स का सब्जेक्ट था, तो उस हिसाब से इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है।
फिर है थर्ड चैप्टर स्टीम प्राइम मूवर्स। अभी प्राइम मूवर्स आर दोज थिंग्स जो नेचुरल सोर्स में से एनर्जी लेते हैं और उसको दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे प्रॉबेबली हम लोग मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो ऐसी चीज़ें को प्राइम मूवर्स कहते हैं। हम लोग स्टीम प्राइम मूवर्स देखेंगे, मतलब स्टीम से जो एक्टिवेट होते हैं वैसे प्राइम मूवर्स जो है वो जो नोजल और टरबाइन रहता है तो वो यहाँ पे बात करेंगे इस चैप्टर में। तो उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है स्टीम टरबाइंस। ऑलरेडी फ्लूइड में आप लोग वाटर टरबाइंस तो पढ़ लिए होंगे आपने, फ्लूइड मैकेनिक्स और हाइड्रोलिक मशीन्स जो आपको सब्जेक्ट आता है उसमें। इसमें स्टीम टरबाइंस के बारे में बात करेंगे। फिर है नोज़ल टरबाइन में अगर जो भी स्टीम आएगी तो इट विल कम वाया नोज़ल, तो नोज़ल के बारे में भी डिस्कस होगा। उसके सिंपल से प्रॉब्लम्स होंगे वो भी सॉल्व करने के होंगे। और कंपाउंडिंग पढ़ेंगे स्टीम टरबाइन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो कंपाउंडिंग क्यों नेसेसरी होती है, बिकॉज जो भी आप नोज़ल से जो स्टीम आएगी इट विल बी अ वेरी हाई वेलोसिटी, तो इट विल मेक द रोटर रन बाय अ वेरी हाई आरपीएम। तो ठीक है, अगर आरपीएम इतना ज़्यादा वेलोसिटी के साथ इट विल रोटेट तो देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक ओवर हीटिंग ऑफ द बेयरिंग्स या फिर आपका वाइब्रेशंस क्रिएट होगा। तो दैट इज नॉट एट ऑल व्हाट एन इंजीनियर वांट्स। देर आर अनडिजायरेबल फिनोमिना होते हैं ये सब, तो उसको अवॉइड करने के लिए कंपाउंडिंग करते हैं स्टीम टरबाइन में। तो प्रेशर कंपाउंडिंग होता है, वेलोसिटी कंपाउंडिंग होता है, प्रेशर एंड वेलोसिटी कंपाउंडिंग होता है, जिसे स्टेजेस में जाएगा आपका जो स्टीम होगा। तो वो क्या होता है, तो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका कंपाउंडिंग ऑफ द स्टीम टरबाइन, तो वो आपको पढ़ने में आएगा। फिर है स्टीम कंडेंसर्स एंड कूलिंग टावर्स। एज यू नो, अगर एक पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो बॉयलर्स है, फिर टरबाइन में जाएगी वो स्टीम फिर एग्जॉस्ट होके कंडेंसर में, फिर वहाँ से फीड पंप में और वहाँ से बॉयलर में। ठीक है, तो बॉयलर्स है इसमें, टरबाइन्स है इसमें, और अब जो चैप्टर है वो है कंडेंसर्स। तो कंडेंसर्स का काम क्या होता है, जो स्टीम का एग्जॉस्ट होता है उसको कंप्लीटली वाटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, कंडेंसर का काम तो वो हीट एक्सचेंज ही होती है वहाँ पे भी। तो वो किस तरीके से करता है कंडेंसर, व्हाट इज़ द फंक्शन, हाउ डज इट ऑपरेट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंडेंसर्स, तो वो एक पूरा चैप्टर है स्टीम कंडेंसर का। तो उसका वर्किंग देखेंगे, फिर उसकी एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखेंगे। और फिर है उसमें कूलिंग टावर्स। कूलिंग टावर्स क्या होता है, जैसे कि कंडेंसर्स है, तो कंडेंसर्स में जो पानी होता है वो कहाँ से आता है, तो ये कूलिंग टावर्स में से। तो कूलिंग टावर्स भी आपको टॉपिक है, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो आएगा उसमें वर्किंग ऑफ द कूलिंग टावर्स, किस तरीके के कूलिंग टावर्स होते हैं, जैसे कि नेचुरल ड्रॉट हो गया, मैकेनिकल ड्रॉट हो गया, तो ये सब चीज़ें होती है उसमें। तो वो भी आएगा एक टॉपिक कूलिंग टावर्स का। फिर है कंप्रेसर्स। कंप्रेसर्स एज द नेम सजेस्ट, एयर कंप्रेसर्स कंप्रेस करने के लिए यूज़ होता है एयर को, जैसे कि उसका प्रेशर इंक्रीज हो सके। ठीक है, अभी कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन बच्चों को पता नहीं होता कि पंप और कंप्रेसर में क्या डिफरेंस है। तो पंप भी यही चीज़ करता है, जो फ्लूइड होता है उसका प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, और कंप्रेसर भी वही करता है, इट इंक्रीजेज द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। बट डिफरेंस ये होता है कि जो एयर कंप्रेसर है वो कंप्रेसिबल फ्लूइड का प्रेशर इंक्रीज करता है, जैसे कि एयर हो गई, गैस हो गया, तो ये कंप्रेसिबल फ्लूइड है तो उनका प्रेशर इंक्रीज होता है। जबकि पंप होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड जो होते हैं, जैसे लिक्विड्स, तो उन सब चीज़ों का जब प्रेशर इंक्रीज होता है, करती है कोई डिवाइस, तो उसको पंप कहते हैं। और कंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं, उनका प्रेशर जब इंक्रीज करने के लिए कोई डिवाइस यूज़ होता है तो उसको कंप्रेसर्स कहते हैं। तो इस चैप्टर में आप एयर कंप्रेसर पढ़ेंगे, तो कैसे प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग कैसे होता है, किस टाइप के होते हैं, जैसे कि रोटरी हो गया, रेसिप्रोकेटिंग हो गया, तो वो किस किस तरीके के होते हैं, वर्किंग क्या होता है, तो वो आएगा इस चैप्टर में। और फिर पावर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करने की या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो होती है एयर कंप्रेसर की, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर की, तो वो भी आपको पढ़ने में आएगा इस यूनिट में। और ठीक है, लास्ट यूनिट जो है हीट ट्रांसफ़र, तो ये नया टॉपिक नहीं है, आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है।
तो वही आपको थोड़ा डिटेल में ज़्यादा ये यूनिट में पढ़ने में आएगा कि डेफिनेशंस तो है ही, बट और थोड़ा डिटेल में, जैसे कि अगर आप बैचलर्स की बात करें तो आपको पूरा एक सब्जेक्ट आता है हीट एंड मास ट्रांसफ़र करके, तो इसमें तो एक सब्जेक्ट का एक यूनिट दिया गया है हीट ट्रांसफ़र। तो बेसिक जो ये सब चीज़ें, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र क्या होते हैं, उनके जो लॉज है, जैसे न्यूटन लॉ है, फोरियर्स लॉ है, प्लैंक लॉ है, वीन्स लॉ है, तो इतने तो नहीं, पर आपको फोरियर्स लॉ जो है, कंडक्शन का लॉ है, वो आपको पढ़ने में आएगा इस चैप्टर में। फिर उसके कुछ सम्स आएंगे, जैसे कि ये हीट ट्रांसफ़र थ्रू सिलेंडर एंड वॉल है तो उसके सम्स आएंगे, कंडक्शन से रिलेटेड है वो। फिर इंसुलेशन क्या होती है तो वो आप पढ़ेंगे। और फिर टू कैलकुलेट द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट एंड LMTD, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ये हीट एक्सचेंजर के रिलेटेड टॉपिक है। तो वो थोड़ा आप इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं है, इंट्रोडक्टरी पोर्शन ही है, तो वो आप पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र में। थैंक यू।